हेलो एवरीवन, श्री MPPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ लिख भी रहे होंगे। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था मध्य प्रदेश के जो चित्रकार थे और वो चित्रकार, रंगकर्मी और साथ ही साथ आपके जो संगीतकार थे वो देखे थे हमने। उसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था जो हमारी ब्रिटेन की जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय हैं तो उनके संबंध में कुछ बातें बताई थी मैंने, और साथ ही साथ जो भारत का कोहिनूर हीरा है जो कि अंग्रेज़ों के पास है उसके बारे में मैंने कुछ बताया था। तो वो भी जानने लायक चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स का पार्ट है और एक भारत का कोहिनूर का है तो आपका इंडिया का पार्ट है, तो आपको वो जानना चाहिए, ज़रूर जानना चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप प्लीज़ जाके उसे चेक करिए। हम आपको पता है कि MP पूरा कवर करा रहे हैं, उसमें मैं यूनिट 1 करा रही थी। अभी MP की हिस्ट्री जो थी वो सब कुछ चल रही थी, जो भी वंश थे, जो जितने भी पूरा प्राचीन इतिहास यानी प्रागैतिहासिक काल से लेकर के मध्य पाषाण काल और ये आपका गुप्त वंश, मगध वंश, सारे वंश हमने मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखे थे। बुंदेला, बघेला, चंदेला, सारे वंश हमने देखे हैं यहाँ पे। बघेल रियासत, भोपाल रियासत, सारी रियासतें हमने देखी हैं, गढ़कटंगा, मंडला। तो उसके बाद हमने पढ़ा फिर मध्य प्रदेश में पर्यटन पढ़ा, मध्य प्रदेश में शिल्पकलाएं, गुफाएं, मेले, किले, महल, समाधि, मकबरे, सब कुछ हमने देखे। उसके बाद मध्य प्रदेश की जनजातियां पढ़ी हैं। जनजातियों का मैंने एक सेपरेट अलग अलग से भी वीडियो बनाया है, और साथ में मैंने एक 40 मिनट्स की क्लास ली थी, उसमें भी मैंने जनजातियों का पूरा 40 मिनट्स में कंप्लीट पूरी जनजातियाँ प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी बताई हैं। और आज हम इसके पहले हमने साहित्यकर्मी, रंगकर्मी सब कुछ पढ़े हैं, तो आज हम साहित्य जो लास्ट टॉपिक है यूनिट 1 का वो आज हम कवर कर रहे हैं, जो कि है मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी रचनाएं जो हैं वो PSC में, मेंस में, दोनों में आती हैं। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा था। तो ये लास्ट ईयर भी जब एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, जो PSC ने एग्ज़ाम लिया था, उसमें भी एक साहित्यकार की ये उसमें जोड़ी मिलाओ में एक क्वेश्चन आया था, साहित्यकार का 1 नंबर का क्वेश्चन था। अगर आपको वो साहित्यकार, उनकी रचनाएं पूछी गई थी, तो आपको उनकी रचनाएं, साहित्यकार ये याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। तो हम आज पढ़ते हैं साहित्यकार, यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है। वैसे साहित्यकार काफ़ी बड़ा है कि प्राचीन कालीन साहित्यकार, मध्यकालीन, फिर उसके बाद आते हैं आधुनिक कालीन, फिर लोक साहित्यकार आते हैं, उसमें सूर्य घाघ, जागनिक और ये सारे आ जाते हैं। तो अगर इस क्लास में कवर नहीं होता है तो हम नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यूनिट 1 आज हम कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के साहित्यकार और उनकी रचनाएं अर्थात कृतियाँ। तो साहित्यकार की बात करें तो साहित्यकार को 3 भागों में बांटा गया है। हम 3 भागों के हिसाब से पढ़ेंगे। पहला आएगा आपका प्राचीन कालीन साहित्यकार। सेकंड है आपका मध्यकालीन साहित्यकार। थर्ड आएगा आपका आधुनिक कालीन साहित्यकार। फोर्थ आएगा आपका लोक साहित्यकार। लोक साहित्यकार, ठीक है। तो जो प्राचीन कालीन साहित्यकार हैं उनमें कौन कौन आएंगे? उनमें आएंगे कालिदास, भवभूति, और आएंगे आपके भर्तृहरि।
ठीक। फिर जो आपके मध्यकालीन साहित्यकार हैं, मध्यकालीन साहित्यकार में आएंगे आपके केशवदास, पद्माकर और भूषण। ये आ गए आपके मध्यकालीन साहित्यकार। इनको रीतिकालीन साहित्यकार भी बोला जाता है, केशवदास, पद्माकर, भूषण। ये अभी इनके पूरे डिटेल्स, इनकी रचनाएं पढ़ेंगे, पर अभी मैं इस चार्ट इसलिए बना रही हूँ कि क्या होता है कि अगर हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाए कि इनमें से बताइए कौन प्राचीन कालीन साहित्यकार हैं, या फिर 3 ऑप्शंस दे दिए कौन से प्राचीन कालीन साहित्यकार नहीं हैं, कौन से मध्यकालीन साहित्यकार नहीं हैं, है ना, इस तरह से। फिर बात करते हैं आधुनिक कालीन साहित्यकार की। तो आधुनिक कालीन साहित्यकार में आपके आएंगे माखनलाल चतुर्वेदी, फिर आ जाएंगे आपके गजानन माधव मुक्तिबोध, फिर आएंगे आपके शिवमंगल, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। फिर आएंगे आपके हरिशंकर परसाई, फिर आएंगी आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान, ठीक है। फिर आएंगे आपके मुल्ला रमू जी, ठीक है। तो इस तरह के और भी आधुनिक कालीन साहित्यकार हैं, एक आध और बच रहे हैं, तो नीचे जगह नहीं बच रही है। मैं आपको ओरली बता देती हूँ कि ना कौन कौन से हैं, तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र, शरद जोशी, और आपके भवानी प्रसाद मिश्र हो गए, शरद जोशी हो गए, और बालकृष्ण शर्मा नवीन हो गए। तो इस तरह के आपके और भी हैं जो आधुनिक कालीन साहित्यकार हैं, तो वो आपके आएंगे, ठीक है। लोक साहित्यकार की बात करते हैं, तो लोक साहित्यकार में आएंगे इसूरी, घाघ और जागनिक, और एक और संत सिंगा जी। इसूरी, घाघ, जागनिक और संत सिंगा जी। इस तरह से आपके ये चार्ट रेडी हो गया है। अब हम सबके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे, तो आप भी इस तरह से चार्ट बना लीजिए, और फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कालिदास, प्राचीन कालीन नीति साहित्यकार से, यानी कालिदास से चालू करते हैं। बात करते हैं प्राचीन कालीन साहित्यकार की, स्टार्ट करते हैं प्राचीन कालीन साहित्यकार से। तो प्राचीन कालीन साहित्यकार, ठीक। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे कालिदास की। तो भारत के शेक्सपियर के नाम से मशहूर एवं चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात विक्रमादित्य के बड़े भाई चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबारी कवि कालिदास जी हैं, जो कि जिनके जन्म के बारे में कुछ मतभेद है कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो इनकी रचना थी खंड काव्य, उसमें इन्होंने जो ऋतु संहारम खंड काव्य की रचना की है, उसमें इन्होंने उज्जैन का इतना ज़्यादा प्रयोग किया है कि संभवतः ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि इनका जो जन्म है वो उज्जैन का है।
भारत के शेक्सपियर के नाम से मशहूर एवं चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के दरबारी कवि कालिदास, जिनका जन्म उज्जैन में है, उनकी रचनाओं की बात करते हैं। तो रचनाओं में उनकी रचनाओं को हमने 3 भागों में बांटा है। एक है आपका महाकाव्य, फिर आपका आया खंड काव्य, फिर आया आपका नाटक। इधर लिख देती हूँ मैं। कालिदास की रचनाएं, जिसमें आया पहला नाटक, फिर आया महाकाव्य और फिर आया आपका खंड काव्य। महाकाव्य की बात, नाटक की बात करें तो इनका पहला संस्कृत का नाटक है। आप 3 नाटक इन्होंने रचे हैं, कालिदास जी द्वारा रचित 3 नाटक हैं। पहला नाटक है आपका मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम। सेकेंड नाटक है इनका विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम। थर्ड नाटक है इनका अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो संस्कृत 5 अंकों में संस्कृत का प्रधान पहला नाटक है इनका, संस्कृत में रचा गया लिखा गया पहला नाटक है मालविका अग्निमित्रम, जिसमें विदिशा के राजा अग्निमित्र एवं मालविका की प्रेम कहानी का वर्णन है मालविका अग्निमित्रम में। विक्रमोर्वशीयम इनका संस्कृत प्रधान दूसरा नाटक है, जिसमें राजा पुररवा और इंद्रलोक की जो नर्तकी थी उर्वशी, उनकी उनका प्रेम प्रसंग के बारे में वर्णन है। और अभिज्ञान शाकुंतलम जो है आपका, वो राजा दुष्यंत एवं महाराजा दुष्यंत एवं देवी शकुंतला के प्रणय, विरह और फिर उसके बाद उनके पुनर्मिलन का एक सुंदर वर्णन किया गया है अभिज्ञान शाकुंतलम में। तो ये हो गए कालिदास के 3 नाटक, जिसमें मालविका अग्निमित्रम है, विक्रमोर्वशीयम है और अभिज्ञान शाकुंतलम है। मालविका अग्निमित्रम जो रानी विदिशा के राजा थे अग्निमित्र और रानी मालविका के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। विक्रमोर्वशीयम में राजा पुररवा और इंद्रलोक की जो अप्सरा थी उर्वशी, उनके बारे में, उनके प्रेम प्रसंग के बारे में वर्णन है। और अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला देवी के प्रणय, विरह और फिर पुनर्मिलन का एक सुंदर वृत्तांत अभिज्ञान शाकुंतलम में किया गया है। महाकाव्य की बात करें कि इनके महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो जो इनके महाकाव्य हैं वो है रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम की बात करें तो रघुवंशम में जो राजा राम थे उनके सारे जितने भी वंशज हुए हैं, सारे वंशजों का, जितने भी राजा राम के जितने भी संपूर्ण रघुवंश के जितने भी राजा हैं, उनकी सारी गाथाएं हैं रघुवंशम में। रघुवंश के जितने भी राजा हुए हैं, जितने भी जो राजा के जितने भी वंश थे, उन सब की गाथाएं हैं रघुवंशम में। और कुमार संभवम में क्या है, कुमार संभवम में
जो शिव पार्वती, जो भगवान शिव हैं और जो माता पार्वती हैं, उनके मिलन के बारे में, उनकी मिलन की गाथा है। और साथ ही साथ इसमें कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय के जन्म का भी वर्णन है। तो ये आपको मेंस के हिसाब से जब कभी खंड काव्य, महाकाव्य पूछता है तो उसके हिसाब से, वैसे प्री के हिसाब से तो आपको बस ये याद रखना है कि एक बार 2018 में ये भी क्वेश्चन आया था कि महाकाव्य कौन सा है, खंड काव्य कौन सा है। मतलब जो कालिदास की रचना है उसमें रघुवंशम, कुमार संभवम क्या है, महाकाव्य है कि खंड काव्य है? तो ये महाकाव्य है। तो रघुवंशम में क्या है? रघुवंशम में है आपका जो राजा राम थे, उनके रघुवंश के जितने भी राजा हुए हैं उनके सारे राजाओं की गाथाओं के बारे में वर्णन है। और कुमार संभवन में भगवान शिव, माता पार्वती के मिलन एवं कार्तिकेय के जन्म के बारे में वर्णन है। फिर बात करते हैं खंड काव्य की। खंड काव्य इनके कौन कौन से हैं? तो मेघदूतम, मेघदूतम और ऋतु संहारम। ऋतु संहारम, तो जो इनका काव्य खंड काव्य है मेघदूतम, तो इसमें यक्ष के, यक्ष राजा जो यक्ष था, उन्होंने दूतों के मेघों, जो मेघ बादल होते हैं, तो मेघों के ये गीत काव्य है। तो इसमें राजा यक्ष ने मेघों के माध्यम से अपनी प्रेयसी अर्थात अपनी प्रेमिका को संदेश भिजवाया है और मेघ को दूत बना के उन्होंने अपनी प्रेमिका को प्रेम संदेश भिजवाया है, इसमें उसका वर्णन है। और ऋतु संहारम में जितनी भी हमारी ऋतुएं होती हैं, बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, हेमंत ऋतु, जितनी भी ऋतुएं होती हैं उन सब का बहुत सुंदर तरीके से बखान किया गया है ऋतु संहारम में। तो ये हो गई कालिदास की रचनाएं आपकी। कालिदास की रचनाएं नाटक, महाकाव्य, खंड काव्य। 3 नाटक हो गए, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। महाकाव्य 2 हो गए, रघुवंशम, कुमार संभवम, और 2 खंड काव्य हो गए, मेघदूतम और ऋतु संहारम। नेक्स्ट बढ़ते हैं उनकी जो भर्तृहरि थे उनकी रचनाओं की बात करते हैं। इसको रिमूव करते हैं। नेक्स्ट प्राचीन कालीन साहित्यकार में बात करते हैं आपके भर्तृहरि की। भर्तृहरि की बात करें तो भर्तृहरि की बात करें तो उज्जैन के शासक एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि, जिनका जो समाधि स्थल है आपकी वो है राजस्थान के सारिका में, और जो इनकी जो साधना स्थली है वो उत्तर प्रदेश के चुनार में है। जो समाधि है वो राजस्थान के सारिका में है और जो साधना स्थली है उत्तर प्रदेश के चुनार में है। तो राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई एवं राजा विक्रमादित्य के बड़े भाई व उज्जैन के शासक भर्तृहरि, उज्जैन के शासक रहे हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी मुख्यतः 3 रचनाएं हैं जो कि बहुत फेमस हैं। त्रिशतक उसको बोला जाता है। पहली हो गई नीति शतक, नीति शतक। दूसरा हुआ श्रृंगार शतक। तीसरा हुआ वैराग्य शतक, वैराग्य शतक। नीति शतक की बात करें तो नीति शतक में ये मुख्यतः इनकी भर्तृहरि की 3 रचनाएं हैं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। नीति शतक की बात करें तो नीति शतक में इन्होंने समाज के बारे में बताया है कि समाज का संचालन, सृष्टि का संचालन कैसे किया जाता है, आप समाज को और घर परिवार को व्यवस्थित रख के किस तरह से कार्य कर सकते हो। श्रृंगार शतक में इन्होंने वर्णन किया है जो सांसारिक सुंदरता होती है, जो नारी का इन्होंने बताया है कि जो
नारी होती है वो अमृत और विष दोनों के समान होती है। तो इन्होंने अपनी प्रेम कथा भी श्रृंगार शतक में डाली है कि इनको एक पिंगला नामक स्त्री युवती से प्रेम हुआ था। तो किस तरह से आगे क्या वर्णन है ये सब श्रृंगार शतक में दिया हुआ है। तो श्रृंगार शतक में उन्होंने सांसारिक जो सुख होता है, सांसारिक जो सुंदरता होती है उसके बारे में बताया है। वैराग्य शतक में इन्होंने बताया है कि जो मनुष्य धैर्य वाला होता है, जो मुश्किल समय में भी मनुष्य धीरज रखता है, धैर्य रखता है, वो आगे तक जाता है, उसका कोई तोड़ नहीं होता। वो जो पेशेंस रखे रहता है वही मनुष्य आगे जाता है। तो वैराग्य शतक में उन्होंने इस चीज़ का वर्णन किया है। तो ये हो गई आपकी बृहत्थरी की रचनाएं, नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। बात करते हैं भवभूति की। नेक्स्ट प्राचीन साहित्यकार हैं आपके भवभूति। सॉरी अगर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा होगा क्योंकि बगल में घर बन रहा है तो उसका काम चलता रहता है, तो उससे डिस्टर्बेंस होता रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं भवभूति की। तो भवभूति की रचनाओं की बात करें तो संस्कृत के महान कवि एवं सर्वश्रेष्ठ नाटककार थे भवभूति। संस्कृत के महान कवि संस्कृत के महान कवि व सर्वश्रेष्ठ नाटककार भवभूति, जिनकी माता का नाम था जातुकर्णी एवं पिता का नाम था नीलकंठ। तो इनकी बात का हम कर रहे हैं। इनके गुरु थे ज्ञान निधि। इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो रचनाएं हैं आपकी मालती माधव, इनकी रचनाएं ज़रूर याद रखना, इम्पॉर्टेंट है। मतलब जितने भी साहित्यकार हैं सबकी रचनाएं बहुत इम्पॉर्टेंट है। मालती माधव, उत्तर रामचरित्र, महावीर चरित। तो ये इनकी रचनाएं हैं, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। मालती माधव 10 अंकों का एक नाटक है। मालती माधव 10 अंकों का है जिसमें कि मालती और माधव की प्रेम कथा का वर्णन है। उत्तर जो ये महावीर चरित है, इसमें जो भगवान राम हुए हैं, भगवान राम के जन्म से लेकर भगवान राम के जो राज्याभिषेक तक का सुंदर वृत्तांत किया गया है महावीर चरित में। उत्तर रामचरित में जो राज्याभिषेक के उत्तर में अर्थात राज्याभिषेक भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद क्या होता है उन सब का एक, फिर वहाँ से जो माता सीता का जो विक्षोह, भगवान राम और माता सीता का विक्षोह इसमें बताया गया है, जिसका एक बहुत ही दुखांत वर्णन है। साथ ही साथ इस नाटक का जो अंत होता है वह माता सीता और भगवान राम के मिलन से एक सुखद अंत इस नाटक का होता है। तो ये हो गए आपके भवभूति की 3 रचनाएं, मालती माधव, उत्तर रामचरित और महावीर चरित। इसको नोट डाउन करिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मध्यकालीन साहित्यकार की। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकालीन साहित्यकार की। मध्यकालीन साहित्यकार, उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे केशव दास की। तीन ही है मध्यकालीन, केशव दास, पद्माकर और भूषण। केशव दास, तो केशव दास के जन्म हुआ था आपका 1613 में और मृत्यु हुई थी 1715 में। जन्म हुआ था 1613 में और मृत्यु हुई थी 1555 में जन्म हुआ था और 1555 में जन्म हुआ था और 1617 में मृत्यु हुई थी। ठीक है, 1555 में जन्म हुआ था, वो मैंने भूषण का बता दिया था। 1555 में जन्म हुआ था ओरछा में और 1617 में इनकी मृत्यु हुई। तो रीतिकालीन कवि कहे जाने वाले केशव दास, जिनका जन्म ओरछा में 1555 में हुआ एवं इनकी मृत्यु हुई 1617 में, इन्हें अपनी जो
इन्होंने ये कविताएं जो लिखते थे, इनकी जटिल कविताएं रहती थी, तो इनकी जटिल काव्य रचनाओं के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन में भी एग्जाम पूछ सकता है पीएससी कि ना कठिन काव्य का प्रेत किस साहित्यकार को कहा जाता है। तो कठिन काव्य का प्रेत आपका केशव दास को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो बहुत सारी जो इनकी रचनाएं रही हैं उनमें इन्होंने काफ़ी मार्मिक शब्दों का प्रयोग किया है, हृदयगाथी शब्दों का प्रयोग किया है, जिसके कारण इनकी काव्यगत जटिलता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, नख शिख वर्णन, नख शिख वर्णन, जहांगीर चंद्रिका, जहांगीर चंद्रिका, रतन बावनी, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। रचनाएं ज़रूर याद रखना। तो केशव दास की रचनाएं हो गई कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, नखशिख वर्णन, जहांगीर चंद्रिका, रतन बावनी इत्यादि केशव दास की रचनाएं हो गई। इनका जन्म ओरछा में हुआ था, 1555 में हुआ था, मृत्यु हुई 1617 में। कठिन काव्य, अपनी काव्यगत जटिलता के कारण कठिन काव्य के प्रेत कहे जाने वाले केशव दास। फिर बात करते हैं पद्माकर की। तो रीतिकालीन अंतिम कवि, रीतिकाल के अंतिम कवि पद्माकर जिनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सागर जिले में। रीतिकालीन अंतिम कवि पद्माकर जिनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सागर जिले में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1833 में कानपुर में। मृत्यु हुई थी कानपुर में 1833 में। इनकी बात करते हैं पद्माकर की, तो इन्होंने वाल्मीकि के द्वारा रचित जो रामायण थी उनका राम रसायन नाम से हिंदी अनुवाद किया है। और इनकी और रचनाओं की बात करते हैं, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का हिंदी अनुवाद किया है राम रसायन के नाम से, राम रसायन हिंदी अनुवाद। ठीक। और इनकी जो रचनाएं हैं वो है जगत विनोद, आलीजाह प्रकाश, आलीजाह प्रकाश, जगत विनोद। और है इसमें आएगी आपकी आलीजाह प्रकाश, जगत विनोद, गंगा लहरी, पद्माभरण, गंगा लहरी, पद्माभरण, गंगा लहरी, पद्माभरण। नेक्स्ट प्रबोध प्रचासा, जयसिंह विरुदावली, हिम्मत विरुदावली, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं पद्माकर की। बात करते हैं भूषण की, मध्यकालीन साहित्यकार भूषण की बात करें तो भूषण का जन्म हुआ था आपका 1613 में और मृत्यु हुई है 1715 में। उपनाम था इनका जटाशंकर। एकमात्र रीतिकालीन कवि थे, एकमात्र रीतिकालीन कवि जिनकी कृतियों में वीर रस और देश प्रेम का सार मिलता है, जिनकी कृतियों में, जिनकी रचनाओं में वीर रस और देश प्रेम का बखान मिलता है भूषण की कविताओं में की रचनाओं में। तो इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी? इनकी रचनाएं थी भूषण उल्लास, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास,
दूषण उल्लास, शिवा बावनी, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि भूषण की रचनाएं हैं। इस तरह से मध्यकालीन कवि हमारे कंप्लीट हो गए। केशव दास, पद्माकर और भूषण, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, इनका जन्म और मृत्यु है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक कालीन कवि की। ठीक है, मध्य प्राचीन हो गए, मध्य हो गए, अब बात करते हैं आधुनिक कालीन कवि की। इनको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं।